छाया अपने ससुराल की इकलौती बहू थी। सभी को लगता था कि छाया को उसके ससुराल में बहुत प्यार मिलता है। क्या सच में छाया को उसके ससुराल में प्यार मिलता था? चलिए जानते। छाया किचन में काम कर रही थी। तभी किचन में उसकी सास लीला आती है और कहती है, बहू किचन में क्या कर रही है तू? माँ जी मैं वो विशाल के लिए खाना बना रही थी, उन्हें आज जल्दी जाना है ना ऑफिस। क्या बहू तू भी ना, अरे तुझे खाना बनाने की क्या जरूरत है? तू इतने बड़े घर की इकलौती बहू है और इकलौती बहू होने के नाते मैं तुझसे इस घर में काम करवाऊं? ना बाबा ना, ये मुझसे नहीं होगा। अगर विशाल को पता चल गया ना कि मैंने तुझसे खाना बनवाया है तो वो तो मुझ पर भड़क जाएगा। माँ जी आज मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रही है? आखिर माँ जी के ऐसे बात करने के पीछे वजह क्या है? आज से पहले तो माँ जी ने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करी। अब तू क्या सोचने लगी बहू? इन सबको छोड़ और मेरे साथ बाहर टीवी देखने चल। वो गंगू आती होगी, वो आएगी तो खाना बना देगी। माँ जी वो तो ठीक है, लेकिन आप जानती है ना विशाल के लिए मैं ही खाना बनाती हूँ। हाँ मैं सब जानती हूँ। अरे एक दिन वो तेरे हाथ का खाना नहीं खाएगा तो कुछ हो नहीं जाएगा। चल अब मेरे साथ। इतना बोलकर लीला छाया को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है और कुछ देर बाद खुद नीचे आती है और अपनी नौकरानी से कहती है, गंगू आज खाने में क्या बन रहा है? मैम साहब आज तो मैं आलू पालक बना रही है। छोटी मैम साहब का फोन आया था, बोली कि आज आलू पालक बना देना क्योंकि छोटे बाबा भी मेरे हाथ का वही खाएंगे। चल इन सबको छोड़ और आलू पालक की जगह तू राजमा चावल बना दे। लेकिन मैम साहब छोटे बाबा तो राजमा चावल खाते नहीं ना। तुझे किसने कहा कि विशाल राजमा चावल नहीं खाता? अरे वो मेरा बेटा है या तेरा, उसे मैं जानती हूँ या तू? मैं बोल रही हूँ ना, तू राजमा चावल बना दे। और हाँ, अगर तुझसे विशाल पूछे कि तुझे राजमा चावल किसने बनाने को कहा तो तू क्या कहेगी? छाया ने। लेकिन मैम साहब ये तो गलत बात है ना। हम छोटी मैम साहब का नाम काहे खुलेंगे जब हमको राजमा चावल आप बनाने को बोले लिए। गंगू मैंने सुना है तुझे पैसों की जरूरत है। अगर तू मेरा काम करती जाएगी ना तो मैं तेरी पगार भी बढ़ा दूंगी। मैं तेरी महीने की सैलरी इतनी कर दूंगी कि तुझे मेरे घर के अलावा कहीं और काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो गंगू मान जाती है, क्योंकि अभी उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और इसलिए वो लीला की बात मान जाती है और ठीक वैसा ही करती है जैसा लीला ने उसे करने को कहा था। कुछ घंटों बाद जब विशाल ऑफिस जाने के लिए खाना लगाने को कहता है तो गंगू विशाल के सामने राजमा चावल लगाती है। गंगू आंटी क्या ये? पता है ना मैं राजमा चावल नहीं खाता। माफ करना छोटे बाबा, लेकिन मेरे को तो जो मेम साहब ने बनाने को बोला वही मैंने बना दिया। गंगू की बात सुनकर विशाल को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना खाना खाए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जब छाया अपनी सास के कमरे से बाहर आती है तो वो विशाल को घर में नहीं देखती। गंगू आंटी विशाल चले गए? हाँ छोटे बाबा तो गए, पर अभी तो सिर्फ 9 बज रहे हैं और वो तो 10 बजे जाते हैं। फिर आज वो इतनी जल्दी कैसे चले गए? बाबा ना बहुत गुस्से में गए ले। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने राजमा चावल बनाया है ना, पालक सही नहीं लग रही थी मेरे को तो मैंने आलू पालक नहीं बनाया। आलू पालक सही नहीं लग रहे थे? पर मैंने कल ही तो पालक खरीदा था, आज खराब कैसे हो सकते हैं? छाया को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी लाई हुई पालक एक दिन में कैसे खराब हो गई, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब विशाल घर आता है तो छाया विशाल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन विशाल उससे बात तक नहीं करता, ऊपर से उसके ऊपर चिल्लाकर चला जाता है। ये देखकर छाया को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो उदास हो जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ आए दिन विशाल और छाया के बीच लड़ाई होने लगती है और उन दोनों के बीच लड़ाई करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि लीला ही थी। लीला गंगू के जरिए उन दोनों के बीच लड़ाई लगवाती थी, लेकिन इस बात से अनजान छाया सिर्फ परेशान होती रहती। ऐसे ही एक दिन परेशान होकर छाया विशाल से बात करने जाती है। विशाल मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अगर आप कुछ देर के लिए फ्री है तो क्या मैं? बोलो क्या हुआ? विशाल हमारे बीच पिछले दिनों जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। आखिर बात क्या है? आप क्यों चिड़चिड़े रहने लगे हैं? जब से वो राजमा चावल बने हैं तब से आप मुझसे रूडली बात करते हैं और अगर थोड़ी ज्यादा बात हो गई तो वो लड़ाई ही होती है। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो हमारा रिश्ता कैसे चलेगा? हमारी शादी से पहले भी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन अभी तो कुछ ज्यादा ही हो रही है। क्योंकि पहले तो मेरी हर एक चीज का ख्याल रखती थी, इससे पहले लड़ाई होती थी तो सॉल्व भी हो जाती थी, लेकिन अब वो चीज ही नहीं रही। तुम अपनी गलती मानती नहीं। गलती नहीं मानती तो ख्याल रखना तो दूर की बात है। विशाल ट्रस्ट मी, मैंने उस दिन राजमा चावल बनाने को नहीं कहा था। वेट मैं तुम्हें मैसेज दिखाती हूँ। इतना बोलकर छाया अपनी और गंगूबाई की चैटिंग दिखाती है, जिसमें छाया ने वॉइस मैसेज भेजा था कि आज आलू पालक बनेगा। ये देखकर अब विशाल को भी लगता है कि छाया सही कह रही है, जिसके बाद वो उससे माफी मांगता है और इस तरह उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन ये सब दूर खड़ी लीला देख रही थी। उन दोनों को एक बार फिर एक साथ देखकर लीला को बेहद गुस्सा आता है और वो खुद से कहती है, फिर से एक हो गए। कोई बात नहीं, मेरा नाम भी लीला है। लीला, मैं अभी किसी से काम नहीं हूँ। लीला वहां से चली जाती है। समय बीतता है और एक दिन विशाल छाया से अपने ऑफिस की इम्पोर्टेंट फाइल मांगता है। छाया मैंने उस दिन तुम्हें वो फाइल दी थी ना, जरा वो फाइल तो लाना। मुझे आज ऑफिस में उसकी प्रेजेंटेशन करनी है और उसमें उस फाइल का होना बहुत जरूरी है। जी अभी लेकर आती हूँ। छाया अपने ड्रॉअर में फाइल ढूंढने लगती है, पर उसे वो फाइल कहीं भी नहीं मिलती, जिसके बाद वो घबराकर अपनी अलमारी में उस फाइल को ढूंढने लगती है।
फाइल कहाँ है? मैंने तो यहीं रखी थी। विशाल छाया के चेहरे का उड़ता रंग देखकर समझ जाता है कि उसको वो फाइल नहीं मिल रही और वो खुद को कंफर्म करने के लिए छाया से कहता है, क्या हुआ छाया, परेशान लग रही हो? फाइल नहीं मिल रही है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, फाइल यहीं कहीं रखी होगी, मैं अभी ढूंढ कर देती हूँ। इतना बोलकर छाया एक बार फिर फाइल ढूंढने लगती है, लेकिन तभी विशाल कहता है, छाया, तुम जो ढूंढ रही हो ना, वो फाइल मेरे पास है। विशाल की बात सुनकर छाया पीछे पलटती है और विशाल की फाइल देखकर राहत भरी सांस लेती है। उफ, ये फाइल आपके पास है, थैंक गॉड, मैं तो डरी गई थी। हाँ, ये फाइल मेरे पास है। और तुम जानती हो मुझे ये फाइल कहाँ और किसने दी है? किसने? गंगू आंटी ने। मुझे ये फाइल झाड़ू लगाते वक्त दी थी और उन्होंने कहा कि तुमने इस फाइल को फेंकने के लिए कहा है। अरे यार छाया, तुम्हें हो क्या गया है? आखिर तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? मैंने कितने ट्रस्ट के साथ तुम्हें ये फाइल दी थी, लेकिन तुम। लेकिन विशाल, मैंने तुम्हारी फाइल फेंकने के लिए गंगू आंटी को दी ही नहीं। आखिर वो ये सब क्यों कर रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस करो छाया, अपनी गलती का जिम्मा किसी और के सर डालना अच्छी बात नहीं है। अगर गलती की है तो उसे मानना भी सीखो। जब मैंने गलती ही नहीं की तो मैं अपनी गलती नहीं मानूंगी। लेकिन हाँ, ये सब गंगू आंटी क्यों कर रही है, इसका तो मैं पता लगा करूंगी। और ये खुद गंगू आंटी अपने मुंह से बोलेंगी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। इतना बोलकर छाया गंगू को अपने कमरे में लाती है। गंगू के साथ छाया की सास लीला भी छाया के कमरे में आती है और छाया हाथ जोड़ते हुए अपनी घर की नौकरानी के सामने रोते हुए कहती है, आंटी, आज आप सच सच बता दीजिए कि आखिर आप मेरे और विशाल के बीच क्यों लड़ाई लगवाती थी। क्योंकि अगर आपने मुझे और विशाल को सच नहीं बताया तो शायद मेरा रिश्ता टूट जाएगा और इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि आपका हाथ होगा। जरा सोचिए, अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो। छाया की ऐसी बात सुनकर गंगू की आंखें भर आती है। वो लीला के आगे हाथ जोड़कर कहती है, मेम साहब, मेरे को माफ कर देना, पर मैं अब आपका और साथ नहीं दे पाएगी। अगर मेरे को नौकरी से निकालना ही चाहिए तो निकाल दीजिए, पर मैं एक औरत का सुहाग उजाड़ते नहीं देख सकती। इतना बोलकर अब गंगू सब कुछ सच सच बता देती है कि आखिर वो ये सब क्यों और किसके कहने पर कर रही थी। छोटे बाबा, हो सके तो मेरे को माफ कर देना। मेरे को पैसे की जरूरत थी और बड़ी मेम साहब ने मेरा सैलरी बढ़ा दिया, इसलिए मेरे को ये करना पड़ा। गंगू के मुंह से सच सुनने के बाद विशाल को अपनी माँ के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से सवाल करता है, क्यों माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो आप हम दोनों का रिश्ता तोड़वाना चाहती है? विशाल की बात सुनकर लीला को गुस्सा आता है और वो अपने बेटे से कहती है, क्योंकि मैं इस लड़की को पसंद नहीं करती। अरे तेरी खुशी के लिए मैंने तेरी शादी इससे करा दी, लेकिन अब तुम्हारी शादी को 4 साल हो गए और ये अभी तक मुझे घर का वारिस नहीं दे पाई। तू दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं होता जब तक ये डायन यहाँ से जाती नहीं। इसलिए मैंने तुम दोनों के बीच दूरियां लाने का प्लान किया और वो काम भी कर जाता अगर ये नौकरानी अपना मुंह नहीं खोलती तो। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर विशाल को बहुत बड़ा धक्का लगता है। माँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगी। अगर आपको छाया से इतनी ही दिक्कत है तो मैं इसे यहाँ से लेकर दूर चला जाऊंगा। नहीं विशाल, माँ जी के पास आपके अलावा और कोई नहीं है। आपको माँ जी के पास रहना है। अगर माँ जी मुझसे नफरत करती है तो ठीक है, मैं ही माँ जी की नजरों से दूर चली जाऊंगी। नजरों से क्या, मैं माँ जी की और आपकी लाइफ से ही दूर हो जाऊंगी। इतना बोलकर छाया वहां से जाने लगती है, पर तभी उसकी सास उसे रोक लेती है और माफी मांगती है। अपनी सास को माफी मांगता देख छाया को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे माफ कर देती है। छाया के घर सब कुछ तो ठीक नहीं होता, पर काफी हद तक अब उसकी सास छाया के साथ कोऑपरेट करती है। देवरानी जेठानी के बीच खींचातानी तो पुरानी बात है। अरे कौन देवरानी को छोटी बहन समझता है? ना जी, जेठानी को दूसरी सास ही समझते हैं। जरा इस घर की कहानी देखिए। दोनों बहुएं आ गई, अब मैं आराम से मरूंगी। माँ, मरने के लिए या जीने के लिए बहू लेकर आए हम लोग? और नहीं तो क्या माँ, देख मेरी बीवी दहेज में क्या क्या लाई है, ऐसी चीजें जो हम लोगों ने कभी देखी भी नहीं थी। क्या नहीं देखा था देवर जी? कौन सा रसोई में रॉबर्ट काम कर रहा है या फिर हम लोगों का घर सेंट्रल एसी हो गया? अरे अब ना तू मत शुरू हो जा, सच तो कह रहा है। ये गद्देदार सोफे, मसाज की कुर्सी और ये देख कितनी सुंदर पेंटिंग, ये सब कहाँ था हम लोगों के घर में? अच्छा, जो मैं शादी में अपने हाथ से पेंटिंग बनाकर लाई थी वो क्या थी जो 10 साल से घर की दीवार पर लगी थी? वो पेंटिंग नहीं, नमूना था बहू। 2 हरे तोते के बीच में वेलकम। और वो चादर जो लू कढ़ाई करके लाई थी, कभी पढ़ा भी था उस पर क्या लिखा था? आई लव यू। अरे अब क्या यही स्टैंडर्ड था इस घर का? गांव की देसी गवार। अरे छोटी को देख, MF हुसैन की पेंटिंग वाली बॉम्बे डाइंग की चादर और न जाने क्या क्या। सही बोल रहा है बेटा। बड़ी बहू को तो मानो काटो खून सूख जाता है। वो सोच लेती है कि घर वालों को उसकी और उसके गांव की अहमियत बताकर रहेगी। वक्त बीतता है, छोटी को घर वालों का शय मिलता है तो वो भी सर पर चढ़ जाती है। क्यों दीदी, क्या करते हैं आपके पापा? वैसे सुना है गांव में है कहीं आप लोगों का घर? हाँ, गांव की ही तो है ये। पापा इसके किसान है। वो क्या है ना, शहर में शादी करना कौन नहीं चाहता। हम लोगों को भी लगा कि बड़ा परिवार है,
पिता क्या क्या जिम्मेदारी निभाएगा, तो ले आए इसे ब्याह कर कर। हाँ, तो बहू के ऐसे कौन से गुण थे जो मुझ में नहीं थे? कितनी बार तो आस पड़ोस की पड़ोसने तक आपको मेरी तारीफ करके गई हैं। याद है जब आप गिरी थी सीढ़ी से तो मैं ही थी जो हाथों से उठाकर बेड पर लिटाया था। गांव का खान पान था शुद्ध, वरना आजकल की शहर की लड़कियां कटोरी पानी का तो उठाया नहीं जाता इन लोगों से। हाँ भाभी, क्योंकि हम लोग नाजों से पले हैं, फूल की तरह। वैसे भी क्या करना है भार उठाकर, जब पापा ने इतना सब दे दिया है तो। ठीक है, तो अब तो यही रही। अब तो यही देखना है कि गांव की गवार और गरीब या शहर की तितली अमीर। ये भी क्या बात हुई बड़ी, कैसी बहकी सी बात कर रही है। अरे छोटी से तेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। देख माँ, तेरी दोनों बहुएं हैं, जैसे 5 उंगली बराबर नहीं होती वैसी ही हर कोई बहू एक जैसी नहीं होती, समझी? तो क्यों बार बार दोनों को कंपेयर करती रहती है? मैं कहाँ तुलना कर रही हूँ, तुलना तो वो ऊपर वाला ही करके भेजा है। वैसे छोटी बहू, जरा वो बाल सुखाने वाली मशीन से मेरे बाल तो सुखा देना। सास बार बार छोटी के सामने बड़ी को छोटा दिखाने की कोशिश करती है। फिर एक रोज, ओ माँ जी, मैं ना शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, कल इनकी सैलरी आई है ना, तो बोल रहे हैं कि शॉपिंग पर चलो। हाँ हाँ जाओ बहू, और मुझे भी ले चलो। वो क्या है ना, कुछ सामान छोटे मोटे मुझे भी लेने थे। बड़ी भी वहीं खड़ी होती है। सुन, शाम का खाना बना कर रखना, और कभी तू भी चली जाया कर शॉपिंग वापिंग पर। माना गांव में माल नहीं होते और ना ही पैसे, लेकिन अब तो तू शहर की बहू हो गई है ना। मेरे पास सारा सामान है, मैं क्यों जाऊँ? आप लोग जाओ। और हाँ, मेरी सहेली के घर खाना है तो मैं और मेरा परिवार बाहर ही खाएगा, आप लोग भी खा कर आना, ठीक है? हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी छोटी बहू है ना, वो बड़े घर की है, उसे तो 5 स्टार में खाने का शौक है। क्यों बहू? छोटी कुछ नहीं कहती, पर अपने पति से कहती है, क्या है ये, तुम्हारी माँ मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। अरे भाभी के साथ क्यों नहीं जा रही उनकी सहेली के घर? हम मियाँ बीवी घूमे या इनको टांग ले। तुम्हें तो हर बार माँ की हाँ में हाँ और भाभी की बेइज्जती करती रहती हो। वैसे भी माँ को शुरू से ही दिखावा पसंद है, लेकिन भैया को गांव की भाभी पसंद आ गई थी तो माँ ने हाँ कर दी शादी की। खैर, बात आई गई हो जाती है। सासू माँ छोटी के साथ शॉपिंग में जाती है, जहाँ वो खूब सारी शॉपिंग करती है। चलो अब कुछ खाया जाए। वो क्या है ना, बड़ी तो है नहीं घर पर। माँ, कुछ पैसे बचे होते तब तो बाहर खाना खाते ना, एक फूटी कोड़ी नहीं छोड़ी आपने। हाय रे बहू, इतना पैसा है तुम लोगों के पास, कैसी बात कर रही है? सास ने 2-4 साड़ी क्या ले ली? अरे बस बस, अब लड़ो मत, मैं तो बोल रहा हूँ चलो कुछ पैक करा लेते हैं। सभी मुंह फुलाकर घर आते हैं, जहाँ घर में खाने की खुशबू आ रही होती है। हाय रे, 2 ब्रेड खिलाकर ले आए। बड़ी बहू, क्या बना है खाने में? तू तो बोल रही थी कि बाहर खाना खाएंगे। नहीं माँ जी, कुछ नहीं बनाया, मेरी सहेली ने आप लोगों के लिए भी पैक करके दिया था खाना। मैंने सोचा अगर आपको कुछ बाहर नहीं मिला होगा तो। हाय रे, पूरी कचौड़ी, इसे खाए तो जमाना हो गया। अब पनीर की सब्जी तो देखो। कुछ समय बीतता है। एक दिन छोटा बेटा कहता है, माँ मेरी नौकरी नहीं रही, देश में फिर से वायरस बढ़ रहा है, लॉकडाउन के कारण मुझे नौकरी से निकाला गया। मेरी भी नौकरी छूट गई, अब क्या होगा, कैसे घर चलेगा? छोटे की भी नौकरी नहीं रही और ना ही मेरी, क्या करेंगे हम? हाय रे बेटो, ये क्या बात हुई? वैसे परेशान होने की क्या बात है, छोटी के पापा के पास बहुत सारा पैसा और बड़ा घर है ना, तो हम लोग वहीं चले जाते हैं रहने। तभी छोटी बोल पड़ती है, हाँ धर्मशाला है ना, वैसे भी मेरी भाभी किसी को पसंद नहीं करती, वो नहीं चाहती कि घर में ज्यादा लोगों का आना जाना हो, और उन लोगों का बिजनेस भी लॉकडाउन के कारण बैठ गया है। वैसे बाहर निकलना सेफ भी नहीं है, वायरस हर किसी को लग रहा है, ऐसे में ना तो बाहर जाओ और ना ही बाहर से कुछ लाओ। लेकिन बेटा, मैं तो सांस की मरीज हूँ, कैसे काम करूँगी? बाहर निकलकर शुद्ध हवा में वॉक नहीं करूँगी तो मैं तो मर ही जाऊंगी। तभी बड़ी बहू आती है, वैसे आप लोग बुरा ना माने तो मेरे पास आइडिया है, क्यों ना हम मेरे पापा के पास गांव जाकर रहे। वैसे हम लोगों का वहाँ बड़ा मकान है, घर का शुद्ध अनाज और दूध, गांव की ताजी हवा और वातावरण, जब तक यहाँ सब ठीक नहीं होता वहीं चलते हैं, क्यों? हाँ मैं तैयार हूँ। हाँ, क्योंकि चारा भी कोई नहीं है और इससे अच्छा मौका भी। बहू माफ कर दे, मैं झूठी शान और शौकत में रह गई, लेकिन तूने ही हम लोगों को बुरे समय से बाहर निकाला है।